सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। Zoom out, start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शोएब और मेरे साथ हैं तलहा जतोई और मेरे साथ हैं फहीम खान और आप सबको आज खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। बड़ा इंपॉर्टेंट शो है आज पाकिस्तान के लिए भी। हमारा आज दूसरा शो है, उम्मीद करते हैं आपको पहला शो पसंद आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे ओवैसी इजलास को। उसके अलावा पाकिस्तान में आजकल बड़ी नोटों की धूम है और लोटे जो है ना वो नोटों से भरे हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से सियासतदान बड़े खुश हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये बड़े वायरल हो रहे हैं फिल्म नोटों से भरे हुए लोटे। ऐसा ही है तलहा। और मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि जो ये सुबह क्या भूला अगर शाम को घर लौट आए तो क्या उसे लोटा कहते हैं? वर्दा, क्या उसे लोटा कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें कहा जा सकता है उनको लोटा। और आपको पता है कि ये लोटों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मार्केट से भी शॉर्ट हो गए हैं। कभी सुना है आपने? हाँ, हमेशा सुनते हैं कि भाई घी की डिमांड बढ़ गई है, तेल की डिमांड बढ़ गई है, चीनी की डिमांड बढ़ गई है, शॉर्टेज हो गई है चीनी की। लेकिन कभी सुना है कि लोटों की शॉर्टेज हो गई है? यानी ये चीज जस्टिफाई हो गई है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कि लोटे को चेन से बांध के रखना चाहिए वरना वो शॉर्ट हो जाता है। नोटों से भरा हुआ लोटा लोटा, इसके ऊपर डिस्कशन होगी, लेकिन पहले नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन। मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा इस्लामाबाद में हैं। पाकिस्तान को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत मिलेगी। हुकूमत को क्या कुछ मिल सकता है? सियासत में लोटों की गूंज बढ़ते ही मार्केट में लोटों की डिमांड बढ़ गई। पीटीआई के एमपीए ने भी लोटों की दुकान खोल ली है। रावलपिंडी और कराची की सुस्त पिच के बाद लाहौर की पिच में नतीजा नजर आने लगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में तीसरा टेस्ट फैसला कुन होगा। और क्या सजल अली हिजाब करने लगी हैं? फैंस कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं। अदाकारा की नई तस्वीर वायरल है। पाकिस्तान के लिए आज इंतहाई बड़ा दिन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के वज़राए खारजा का इजलास अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद में शुरू होने वाला है, जिसके लिए 45 ममालिक के वज़राए खारजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये इजलास इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें इस्लामी काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। इसके अलावा इस्लामोफोबिया, मसला कश्मीर, अफगानिस्तान, फलस्तीन समेत दीगर अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ओआईसी की अहमियत यह है कि इसमें इस वक्त जितनी भी कामयाबियां हासिल हुई हैं उसमें कुछ हम देखते हैं कि इतने नताइज नहीं निकले हैं। लेकिन अगर बात करें आज के इजलास की तो यही समझा जा रहा था कि सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज आएंगे। हकीकत यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के भी मंदूबीन इसमें शरीक हैं। चाइना के वज़राए खारजा भी आए हुए हैं, वांग यी स्पेशल गेस्ट बन के। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अमेरिका से भी अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट एंड सिविल डिफेंस अजरा ज़िया अपनी डेलीगेशन के साथ आई हुई हैं। 675 मंदूबीन हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और जो इफ्तिताही तकरीब में जो खिताब किया जाएगा वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाएगा। यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है। ओआईसी के हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि ओआईसी के हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो 1997 में पहला इजलास हुआ था, जिसके बाद ओआईसी के अंदर बहुत सारे ज़ेली इदारे भी कायम किए गए हैं। तकरीबन 6 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ओआईसी के अंडर, 4 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। इसके अलावा 9 स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओआईसी के अंडर काम करती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज के इजलास के बाद, जैसे कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के लिए एक दिन मुख्तस किया 15 मार्च का। आज के इजलास में तवक्को की जा रही है कि फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, जहां जहां मुस्लिम उम्मा पर जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी और कुछ अच्छे रिजल्ट सामने नजर आएंगे। क्योंकि अभी तक ओआईसी ने कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दिया, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसकी तारीफ हम करें यहाँ पर, लेकिन यकीनन डिस्कशन जरूर होगी। रिपोर्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इजलास है आज का। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत सैड करती है, मुझे अफसोस होता है इस बात का कि क्या वजह है कि ओआईसी आज तक मुस्लिम उम्मा के लिए कोई ठोस नताइज सामने नहीं ला सकी। कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया, कोई ऐसा फैसला, प्रोटेस्ट, कोई आवाज़ यमन पे, शाम पे, फलस्तीन पे, कश्मीर पे। वर्दा, फहीम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस व्हिच इज हैपनिंग टुडे?
देखिए, पाकिस्तान के पास मेज़बानी आई है और उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो सकता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट, क्योंकि OIC ने अभी तक जो काम किया है हम उसे स्पेल आउट सिर्फ यही कर सकते हैं, OIC। लेकिन ये पाकिस्तान में भी हो रहा है काफ़ी अरसे बाद। अब पहले एक दफ़ा लाहौर में हुआ था, उसके बाद इतने अरसे बाद हमें मौका मिला ये होस्ट करने का, और इसमें पहली बार हम इस पर और मुख्तलिफ चीज़ों पर भी बात करेंगे जिस पर कई बात नहीं हुजूर की शान में हम जो इस पर डिसीजन लेंगे वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के लिए। मैं ये बात कहूँगी बिल्कुल। इस गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर यकीनन बहुत बिजी हैं आज, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ये बताइए, OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यकीनन इंतहाई खुशाइंद है, पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। ये इजलास शेड्यूल था या अचानक पाकिस्तान को मेज़बानी मिल गई? पहले तो ये बताएं। देखिए, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी और कोशिश थी, और 47वें इजलास में मैंने ये दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अगला इजलास हमें मिले या हम मेज़बानी करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम वज़राए ख़ारजा का, हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया गया और हमें 47वें इजलास में ये फैसला हुआ कि अगला इजलास जो है वो इस्लामाबाद में मुनक़िद किया जाएगा, और ये काफ़ी अर्सा पहले इसका फैसला हो चुका है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि ये इजलास ऐसे वक्त में होने जा रहा है जबकि मुल्क की सियासी सूरत हाल कुछ खासी ठीक नहीं है। हुकूमत अपोजिशन के इक़्तिदार की रस्साकशी एक जारी है दोनों के बीच में। ऐसे में तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में जमा हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर अंदाज होगा सूरत हाल पर पूरी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है, और ये पाकिस्तान की कारकर्दगी पर उम्मा का एतमाद है कि इस तादाद में, इस कसीर तादाद में वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में तशरीफ लाए हैं और इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। कुरैशी साहब, ये होता है कि ये इजलास एक ऐसे वक्त में भी हो रहा है कि वज़ारत ख़ारजा के महाज पर हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना है, क्योंकि ऑफ कोर्स रशियन टूर के बाद से हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। अमेरिका यूरोप से ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इस इजलास के बाद ख़ारजा पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, पाकिस्तान की ये कोशिश थी और है कि हमारे ताल्लुकात सब के साथ अच्छे हों, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, यूरोपियन यूनियन हो। मैं पिछले दिनों में ब्रसल्स में था और यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग किया, छठा इजलास था और बहुत अच्छा रहा। तो मैं यूरोप के साथ ताल्लुकात से मुतमईन हूँ। अमेरिका के साथ आज ही मेरी जो उनकी हेड ऑफ डेलीगेशन हैं उनसे तबादला ख्याल हुआ है, एक तफसीली नशिस्त हुई है और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ है। चीन के वज़ीर ख़ारजा से मेरी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है और उनको हमने दावत दी है, और ये OIC की तारीख में पहली मर्तबा है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि इस इजलास से मुखातिब होंगे। तो पाकिस्तान की जो अहमियत है इससे उजागर होती है, और मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क ने जो यहाँ कुछ गैर जिम्मेदाराना सियासी बयानात भी दिए गए थे OIC के हवाले से कि हम नहीं होने देंगे या रुकावट बनेगी, कोई इसको खातिर में नहीं लेकर आया। अच्छा जी, ये बताइएगा कि ये तो हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब का पाकिस्तानी सियासत में एक अहम किरदार है। ऐसे में अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का एतमाद और उनकी यकीन दहानियाँ इस वक्त में हुकूमत के कितना काम आ सकती हैं, या ये सब सिर्फ मफरूज़े हैं? देखिए, इस वक्त हमारे जो तमाम उम्मा के ममालिक हैं और सऊदी अरब बिलखुसूस हमारे बहुत उम्दा ताल्लुकात हैं, और इंशाअल्लाह सऊदी वज़ीर ख़ारजा इस कॉन्फ्रेंस में खुद शरीक हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो इन्हिसार है ना, वो पाकिस्तान की आवाम के एतमाद पर है। पाकिस्तान के लोगों को जब तक हमें एतमाद हासिल रहेगा, हमें कोई फिक्र या कोई हमें घबराहट नहीं है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की आवाम, उनकी सोच इमरान खान साहब के साथ और इस हुकूमत के साथ
बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे 27 तारीख को इस्लामाबाद में उसका यकजहती राइट का कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताइएगा कुरैशी साहब की ऑपोजिशन ने जिस तरह टारगेट किया हुआ इस इजलास को, इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? डू यू थिंक कोई फर्क पड़ेगा या फिर इट डजंट मैटर? देखिए, बिलावल का जो बयान था वो बहुत गैर जिम्मेदाराना था और फिर उन पर उनकी अपनी सफ़ों से इतना दबाव पड़ा कि उनको अपने बयान से इन्हिराफ करना पड़ा। उन्होंने वापसी अख्तियार की और कहा कि नहीं, हम तो सब मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। तो ये एक नी जर्क रिएक्शन था, लेकिन जब उन्हें एहसास दिलवाया गया कि उन्होंने गलती की है तो उन्होंने अपने बयान पर नजरसानी की। पाकिस्तान के वजीर खारजा शफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं कि आपका इजलास कामयाब हो, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो दुनिया भर में पहुंचे और मुस्लिम उम्मा की जो मुश्किलात हैं वो कम हो। फ़हीम वर्दा, यकीन इट्स बिग डे, लेकिन जो बात मुझे कमाल लगी है वो ये लगी है कि चाइना आ रहा है, यूएस आया हुआ है, ये वो ममालिक हैं जो नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अक़वाम मुत्तहिदा ही पहुंचा हुआ है। तो इससे वाज़ेह होता है कि सिर्फ मुस्लिम उम्मा में इंटरेस्टेड नहीं है, दुनिया भर मुस्लिम उम्मा में। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दिया जा रहा है बाकी उन ममालिक को जो कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात कुरैशी साहब ने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि जी ऑपोजिशन को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, और कुरैशी साहब की बातों से ये लग रहा था कि वो 11 नंबर पे आने पे आप खुश हैं। जी बिल्कुल। चलें जी, अब हम चलते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अनवर अब्बास, जहाँ पे OIC का इजलास होने जा रहा है, तो आइए उनसे चल के बात करते हैं, उसके मुतालिक उनसे कुछ अपडेट्स लेते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस पे, जहाँ पर OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 48वां इजलास आज होने जा रहा है। 11 बजे के करीब ये इजलास शुरू होगा और पार्लियामान को इंतहाई दिलकश अंदाज में सजाया गया है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है और तवक्को की जा रही है कि इजलास अपने वक्त पर शुरू होगा। इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल इजलास का आगाज़ करेंगे, जिसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा खिताब करेंगे इस गैदरिंग से, और उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि मुख्तलिफ जो OIC के इलाकाई ग्रुप हैं वो अपने जो उनके सरबराहान हैं वो अपना खिताब करेंगे। और आज इजलास के आगाज़ में ही जो सदारत है वो पाकिस्तान के हवाले की जाएगी और सदारत मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी आज इफ्तिताही इजलास में अपना खिताब करेंगे। आज के इजलास में ख़ुसूसी तौर पर चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी शिरकत कर रहे हैं और वो भी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से अपना खिताब करेंगे, जिसके बाद इफ्तिताही सेशन की आखिरी स्पीच जो होगी वो वज़ीर आज़म इमरान खान की होगी। तवक्को की जा रही है कि इस इजलास में तकरीबन 140 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी और उनमें से अक्सरियती करारदादें जो हैं वो मंजूर होने के उनकी मंजूरी का इम्कान है, जबकि तकरीबन 45 के करीब वफूद ने शिरकत की तस्दीक की थी और तकरीबन 30 के करीब वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 10 के करीब नायब वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि इस इजलास में शिरकत करेंगे और ये गुज़िश्ता 3 माह के अंदर एक दूसरी बड़ी गैदरिंग है आलमी सतह पर, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। तफसीलात से आगाह करने के लिए यकीनन इंटरनेशनल फ्रंट पर पाकिस्तान का जो इमेज जा रहा है बहुत अच्छा है और जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान पोर्ट्रे कर रहे हैं पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया भर में, अगेन इसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। आज की कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, यकीनन OIC का इजलास, इससे दुनिया भर में एक तो ये मैसेज जाएगा कि मुस्लिम उम्मा एक है और हम अपने मसले पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, खामोश नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि चुप रहने में वो कहते हैं ना खामोशी आधी रजामंदी है, लेकिन यहाँ खामोश रहना जो है वो आप उनके साथ आधी रजामंदी पेश कर रहे हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा खामोश हो जाए। सही, राइट। चलें जी, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब, तो आइए उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा, OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यकीनन खुशाइंद है। मौजूदा आलमी हालात में इंटरनेशनल फ्रंट पे जो सूरत हाल है उसको देखते हुए आपकी नज़र में कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि हम इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं? शेड्यूल था, पहले से तयशुदा था, और देखिए पाकिस्तान की जो इस्लामी दुनिया के साथ वाबस्तगी है वो आज की तो नहीं है। जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो उस वक्त ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बनाया गया था, तो ये एक कुदरती अमर था कि पाकिस्तान मुसलमान दुनिया के साथ जुड़ जाए
और आपने देखा कि पाकिस्तान ने मुसलमान ममालिक की डीकोलोनाइजेशन, अफ्रीका में उनको आज़ादी की जो तहरीकें हैं उसमें हम बड़ा किरदार अदा किया। फ़लस्तीन के मसले पर हमेशा उनका साथ दिया। आज तक मुस्लिम कॉजेज़ की वो हमायत करता रहा है। तो अब इस वक्त भी जब दुनिया एक बहुत तेज़ी से एक ऐसे माहौल में जा रही है जहाँ पे लगता है कि कहीं दोबारा सर्द जंग ना हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए इसकी मेज़बानी करना बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये पाकिस्तान ने बिल्कुल एक तयशुदा प्रोग्राम के हिसाब से किया है। पहले जो अफ़गानिस्तान पे आज से 3 महीने 4 महीने पहले की है दिसंबर में, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, गैर मामूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी की थी, लेकिन ये तो तयशुदा प्रोग्राम के हिसाब से पाकिस्तान इसको मेज़बानी कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। लेकिन चौधरी साहब ये बताइएगा कि बात हम सब जानते हैं कि मुल्क की सियासी हालात इस वक्त इतने ख़ास नहीं हैं और मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा की आमद से इस माहौल पर कोई असर पड़ेगा या इस किस्म में कोई किसी किस्म की कोई मसलियत साबित होगी इसमें? देखिए, जब पाकिस्तान के मफाद की बात हो, खारजा महाज पर इकट्ठे होने की बात हो, तो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है। और मेरे ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इस बात का इत्मीनान कर लिया है कि जब तक हमारे मेहमान बाहर के चले नहीं जाते उस वक्त तक कोई सियासी हाज़ाराई जो है नहीं की जाएगी। तो बिल्कुल वो सारों के मेहमान हैं, पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम के मेहमान हैं, वो आ रहे हैं। आपने देखा कोई उनमें से नहीं रुका और बाकायदा कॉन्फ्रेंस होगी, एक पूरा पैगाम जाएगा, क्योंकि वो पैगाम तो पूरी पाकिस्तानी कौम का है ना, सिर्फ खाली हुकूमत का नहीं है, ना ही अपोजिशन का है। ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि इस्लाम के साथ जो हमारी वाबस्तगी है। दूसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान जब 50 साल का हुआ 1997 में, तो हमने इस्लामिक समिट की, और आज जब वो 75 साल का हो रहा है तो फिर हमने एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की। ये क्यों हम करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि मुसलमान दुनिया जो है वो खुश होगी पाकिस्तान के साथ कि जी ये हम जिस तरीके से वाबस्तगी उनके साथ जाहिर कर रहे हैं और अपनी खुशी भी उनके साथ बांट रहे हैं, तो ये एक अच्छा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी, कीमती वक्त हमें दिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा थे और ये बात उन्होंने वाज़ेह कर दी कि हम अपनी 50th सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस में भी हमने ये समिट बुलाई थी 97 में, और अब 75th सेलिब्रेशन में भी सब हमारा हिस्सा होंगे। तो ये खुशियाँ बांटना भी पाकिस्तान की रस्म है, रिवाज, और हमेशा दुनिया में हम खुशियां बांटते रहे और बांटते रहेंगे। फ़हीम अनवर, बिल्कुल ऐसा ही है, इंशाल्लाह ज़रूर यही होगा और यही होता रहा है। बस अनवर साहब ने जो एक चीज़ इसमें स्पेसिफिकली बताई है उससे मुझे थोड़ा सा जो है वो घबराहट हुई है कि उन्होंने बताया कि जी एजाज साहब ने 25 साल जो है वो उन्हें लगे इस दूरी को दूर करने में कि जी 50 साल के हुए तब मिले, 75 के हुए तब मिले, यानी अगला उन्होंने ये एक अंदिया दे दिया है कि भाई अब हम मिलेंगे 100 पे। ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह बीच में भी जो है वो मुलाकातें जारी रहेंगी। क्या ख्याल है वर्दा आपका? जी बिल्कुल, डेफिनेटली होना चाहिए, और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि देखिए हमारी आदत है कि हम खुशियां बांटते हैं। टर्किश ड्रामों को इस तरीके से हमें दिखाया जा रहा है कि सब कुछ वही हो रहा है, जबकि इजरायली वजीर आजम के साथ जो है वो तैयब अर्दगान साहब अभी बैठे हुए थे। उस्मान बे अगर जिंदा होते तो वही करते उनके साथ जो दुंदार बे के साथ। लेकिन इस बात में बहुत ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी कि जब से टर्किश ड्रामे ये बने हैं इस तरह के, तो इसमें हमारी जो हिस्ट्री है उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ गई है, वरना पहले से इतनी डिटेल नॉलेज हमें नहीं थी। अल्लाह अकबर। यकीनन हम सब मुसलमानों के लिए बात सबसे ज्यादा कीमती होनी चाहिए कि हम मुस्तफा भी हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये बात यही जैसे आपने स्टार्ट में कहा था फ़हीम कि आखिरी हम मरते दम तक इंशाअल्लाह हम मुस्तफा भी ही रहेंगे, और ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही उठाए। चलें जी जनाब, साथ ही वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक की तरफ जाने बढ़ते हैं और फिर आपको ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। राइट, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और हमने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था कि नोटों से भरे हुए लौटे हुए लोटे आजकल बड़ी डिमांड में है। फ़हीम बताइएगा, जब अंग्रेजी में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग,
यानी बड़े बड़े घोड़े बिक रहे हैं। उर्दू में बात करते हैं तो हम लोटों पे आ जाते हैं। इतना फर्क क्यों है घोड़े और लोटों में? सर ये भी पुरानी मिसाल दी जाती थी कि लोटे जो है वो बिना पैंदे के होते हैं। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए लोटों में भी पैंदा मौजूद है। और जैसा कि तलहा ने कहा कि ये नोटों से भरे हुए, ये बिल्कुल झूठ है, ये पानी से भी नहीं भरे हुए हैं। लेकिन पहले आपके पास खाली लोटे आए हैं ना, वैसे जो मार्केट में लोटे जो बिके जा रहे हैं, जो जिसकी वजह से लोटों की शॉर्टेज हुई है, वो तो नोटों से भरे हुए हैं ना, जब भी तो लोटे इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो लोटे मार्केट में बिक रहे हैं और जिन्हें लोटा कहा जा रहा है, ये तो बेचारे बेसिकली लौटे हैं। क्योंकि 2018 में अगर आप देखें तब भी इन्हें लोटा कहा गया था, उससे पहले 2013 में देखें तब भी लोटा कहा गया था। तो ये लौटने वाले होते हैं जो कि लोटा कहलाए जाते हैं। खैर इसी पर नाजरीन हमारे पास मौजूद है एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट, आइए आपको वो भी दिखाते हैं और उस पर भी बात करेंगे। ये सारा माजरा है क्या, देखते हैं एक रिपोर्ट में जाएंगे। जी जैसे देखा आपने तो किस तरह लोटों की भरमार हुई है, लोटे मार्केट से शार्ट हो गए हैं। तो जनाब हम बात करेंगे शहजाद कुरैशी एमपीए पीटीआई हमारे साथ मौजूद है लाइन पे, उनसे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने दुकान भी लगा ली है। लाइन पे नहीं होता, उनकी वीडियो है, एक वीडियो वायरल हुई है। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई है, पहले वो देख लेते हैं, फिर उनसे बात करेंगे। ये लोटे तस्वीर के साथ बिक रहे हैं भाई मार्केट में, क्या बात है। हर लोटे का रंग अलग है, हर लोटे का ढंग अलग है, हर लोटा जो है वो मेरे ख्याल में अपनी अपनी खुसूसियात रखता है। हम कितने मासूम और सादा लोग हैं कि हम लोटे को सिर्फ और सिर्फ मतलब हम समझते नहीं थे लोटे से इतने ज्यादा फायदे जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। तला बड़ी अफसोस की बात है, जब हमें इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट लेना होता है तब हमें पैसे देने होते हैं, जब आपकी सेनेट के इलेक्शंस आते हैं तब हॉर्स ट्रेडिंग की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, तब पैसे ले लेते हैं एमएनएज एमपीएज, और जब नो कॉन्फिडेंस का वोट आता है तब भी पैसों की बात आ जाती है। तो इट्स वेरी डिस्ग्रेसफुल, मेरी नज़र में बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे सियासतदान नोट के सामने सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं, अपना ज़मीर भी, अपना क्या क्या मैं कहूँ। खैर इट्स वेरी सैड, मेरी नज़र में बड़ा अफसोस है। ये होता ही है, जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तब भी ये लोटों कहीं ना कहीं से आपको एक गूंज, एक आवाज़ सुनाई देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और लोटों पर ही बात करने के लिए जो कि अभी बेच रहे थे शहजाद कुरैशी साहब जो है वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहजाद साहब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सिंध असेंबली के बाहर हुआ है, ये जो स्टॉल आपने लगाया था, इसमें कुछ फायदा हुआ, कुछ बिक्री हुई? देखें ऐसे कामों में तो बिक्री होती है। मेरा ख्याल है सबसे प्रॉफिट का काम है ये कि आप पहले एक पार्टी में शामिल हो, उस पार्टी की क्या कहते हैं उसको, मकबूलियत से, उस पार्टी के वोट से आप मुंतखब होकर आए, और उसके बाद जब 3-4 साल गुजर जाएं आप पूरा एंजॉय करें, आप उस पार्टी के साथ तमाम चीज़ों में हो, और अचानक से आप कहें कि मेरी ज़मीर की आवाज़ है, मैं वोट अब कहीं और देना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है उनके लिए ये अच्छा पैगाम है कि आपको अगर एतराज़ है, अगर आप समझते हैं कि आप पार्टी पॉलिसी से और इमरान खान से इख्तलाफात रखते हैं, तो प्लीज़ पहले रिज़ाइन करें। आप पीटीआई देखें, पहले मैं आज एमपीए हूँ ना, तो अल्लाह के बाद इमरान खान और पीटीआई के वोट से हूँ, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि हम, अगर मुझे कोई इख्तलाफात हैं और मैं वोट अगेंस्ट देना चाहता हूँ, रिज़ाइन करूँ और आवाम की अदालत में जाऊँ और पहले फिर मुंतखब होके आऊं, फिर जिसके खिलाफ मुझे वोट देना है मैं दूं। शहजाद भाई मेरा सवाल आपसे इस वक्त यहाँ पर ये है कि कितना डिस्ग है, ये कितनी जिल्लत की बात है, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे मुल्क के सियासतदान इतने आसानी से नोटों के सामने बिक जाते हैं, जमीर अपना बेच देते हैं, सियासत अपनी बेच देते हैं, करियर अपना बेच देते हैं, और ये एक बार नहीं करते हैं, अपनी सियासी करियर में ये कई मर्तबा करते हैं, एंड नो प्रॉब्लम। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में इतनी डर्टी पॉलिटिक्स है? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं भी पॉलिटिशियन हूं, ठीक है ना, और इसी तरह पॉलिटिशियंस और भी हैं जो नहीं बिकते हैं, जिनका एक सियासी नजरिया होता है, जो कि इख्तलाफात रखने के बाद पार्टी उस वक्त जब वो किसी के पार्टी के टिकट से मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते, तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन ये जो बुरे लोग हैं, ये पहली दफा होने जा रहा है कि ये इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इनको अवाम में अवेयरनेस आ चुकी है। आप यकीन करें, मैं इसलिए नहीं कि मैं पीटीआई का एमपी हूँ, मैं पीटीआई का नहीं भी हूँ तो भी मैं इस चीज को गलत समझता हूँ, और आम आवाम में आप शऊर देखिए कितना आता जा रहा है, एक अवेयरनेस आती जा रही है। एक आम आदमी में भी जिसका पॉलिटिक्स से खास वास्ता नहीं रहता,
वो भी कह रहा है कि ये गलत है, जमीर का सौदा है, ये जमीर फरोशी है। देखें, पैसा दीन ईमान होना नहीं चाहिए। जब किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदे का या पॉलिटिशियन का पैसा दीन ईमान बन जाएगा तो फिर आप सोचें इस कौम का और इस मुस्तकबिल कहाँ जाएगा, इस मुल्क का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। बिल्कुल जबरदस्त आपने बात की है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो कि इस वक्त आवाम का भी सवाल है और ये बात वैलिड भी है। ये सवाल अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक बड़ी गहराई मौजूद है। वैसे तो अज़रा मजाक इस सवाल को लिया जा रहा है। पूछना आपसे ये था कि अगर ये लोटे वापस आ जाते हैं आपकी पार्टी में तो क्या ये मुस्लिम शावर बन जाएंगे? देखिए, ये ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पे घूम रहा है। कल मैंने बहुत सारे टेलीविजन को यही पैगाम दिया था। देखिए, अगर वापस आते हैं आए, क्योंकि ये देखिए वो वापस आके हम पे एहसान नहीं करेंगे। वो पीटीआई के वोटर के वोट से मुंतखब होकर आए हैं, वो पीटीआई के वोट पे आए, ये हमारा वोट बैंक है। अगर वापस आ रहे हैं हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। और मेरा ख्याल है कि अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उससे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो वोट हमारा है, टिकट हमारा है। और उसके बाद वो उनको अगर पार्टी छोड़नी है, नए इलेक्शन में जाएं, यहाँ से रिजाइन करें, नया इलेक्शन लड़ें और वो करें। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ बताता चलूं, जब भी पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन इस तरह की हरकत करते हैं, आवाम का एतमाद खोते हैं। आवाम फिर कहती है कि पॉलिटिशियन इतने करप्ट हो गए, तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जो अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट करें और जो बुरे हैं, जो अपना दीन ईमान बेच रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में, ओहदों की लालच में अपना ईमान बेचते हैं, तो उनका मुहासबा होना चाहिए। लोग कहते हैं ये बुरी बात है, एहतजाज ना करें, उनके नाम ना लें। अगर हम ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं करेंगे तो जी और बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज साहब, बहुत आपका कीमती वक्त देने का और इस चीज को एक्सप्लेन करने का कि ये बाजार जो है वो सिंध असेंबली के बाहर आखिर इन्होंने क्यों लगाया था। ताला सेटिस्फाई हैं आप इनके जवाब? मैं इनके जवाब से इस बात पर सेटिस्फाई हूं कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को अगर देखा जाए तो हम सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन मुझे आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा और उसका जवाब भी बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत मुश्किल है कि ये लोटे अब मुस्लिम शावर में तब्दील हो, क्योंकि अब लोटे की आदत हो गई है, इसलिए मुस्लिम शावर नहीं बन सकते। आगे बढ़ते हैं। शहबाज गिल साहब की बातों से तो यही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही वो चौके छक्के मार रहे हैं जो कि बाउंड्री से बाहर जा रही है, वो भी नो बॉल पे। जी हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे और इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ शो में, और एक और बड़ा इशू है वो है दूध का। जिक्र करेंगे दूध का, जिसकी कंजम्पशन में तो कमी आ गई है, लेकिन इसके बाद अब इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। कराची की मंडियों में दूध की फीमन कीमत 2500 रुपए कम हुई है, लेकिन आम आदमी तक इस कमी का असर अब तक नहीं पहुंचा। और कहीं भी हम ये नहीं देख रहे हैं गवालों ने रेट कम किए हो। मतलब यह है कि जो होलसेलर्स है मार्केट में वो दूध की कीमत कम कर रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर्स हैं मार्केट में वो कंज्यूमर को सस्ते निर्खों पर दूध सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब रेट कम हो रहा है तो क्यों नहीं वो फायदा कंज्यूमर को दिया जा रहा, जबकि कंजम्पशन कम हो रही है और दूध जाया भी होगा। जो इतना सारा दूध निकल रहा है जो बिक नहीं रहा है लंपी वायरस की वजह से, लोग डरे हुए हैं कि लंपी वायरस आ गई है इसलिए दूध ना पिया जाए। इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की, उस पर नजर डालते हैं, फिर मजीद डिस्कस करेंगे इसको। हमारे साथ रहिए। जी जनाब, तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि इस हवाले से मजीद आप हमें बताएं कि क्या ये बात हकीकत है कि ये जो एसोसिएशन के रहनुमा आप हमें बता सकते हैं कि क्यों दूध में अगर हम कहते हैं कि उसकी कीमतों में कमी हो रही है लेकिन आगे रिटेलर्स जो हैं वो कमी नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का हमारे मौक़िफ़ को अवामुन्नास के सामने, शहरियों के सामने रखने के लिए। तो मैं ये बता दूं वर्दा आपको, देखें दूध की कीमतों का ताल्लुक़ किसी की ख्वाहिशात से नहीं है। वक्ती तौर पे अगर दूध की ख़रीद में कमी आई है तो यकीनी तौर पे जो फार्मर हैं, जो रिटेलर्स हैं और होल सेलर्स हैं, वो मार्केट में अवाम नास को तरगीब देने के लिए 1 किलो के साथ आधा किलो, 1 पाव, 1 किलो फ्री भी दे रहे हैं कि अवाम नास का एतमाद बहाल हो, जो कि इस डिज़ीज़ की बुनियाद पर गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया कंपेन की बुनियाद पर शहरियों में जो चीज़ देखी गई और दूध और गोश्त की सेल्स एकदम धड़ाम नीचे आके गिरी। और यकीनी तौर पर
मैं आपको बता दूं वर्दा तलहा के बात यह है कि दूध की कीमतों में कमी किसी तौर नहीं हो सकती। दूध की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। जैसी ये मार्केट बेहतर होगी इंशाल्लाह दूध की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। क्यों, मैं आप सवाल कर सकती हूँ कि अगर वायरस है और लोग गोश्त खाने से भी डर रहे हैं, नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध भी ज़ाया होने की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कीमतों में कमी क्यों नहीं आ रही? आप क्यों कह रहे हैं कि ये इसमें इजाफा होगा? असल में जी देखें, मैं बताऊँ आपको, दूध की जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 170 रुपये लीटर है तो आपको दूध कैसे कम कीमत पे दें और क्यों दें हम लोग? और मैं आपको बता दूं, देखें सबसे पहले तो ये समझ लें, मैं अवाम नास को मैं ये पैगाम दूंगा कि देखें दूध और गोश्त की मार्केट गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग से एकदम क्रैश हो गई और आपका किसान मुश्किल में है। और शहर को आला क्वालिटी का दूध और आला क्वालिटी का गोश्त फराहम किया जा रहा है, वो दूध और गोश्त की ख़रीद करें। यकीनन हर घर की, हर बच्चे की दूध ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं जी, दूध की कीमतों के हवाले से जो कराची में निज़ाम है और हैदराबाद में दो निज़ाम है। एक सालाना बंदी का निज़ाम है जो कि कमिश्नर कराची तय करते हैं। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन निकालते हैं, फार्मर्स उसे नहीं मानते, वो अपना रेट निकालते हैं। दूसरा निज़ाम है ओपन दूध मंडी का निज़ाम जो कि डिमांड एंड सप्लाई को तयन करती है। डिमांड एंड सप्लाई का जो तयन इस वक्त जो मामलात हैं, शहरी दूध ख़रीद नहीं कर रहे, तो वो दूध एक्सिस जो दूध है वो मंडी में आता है और ओपन दूध मंडी नीचे आ गिरी है। तकरीबन 2000, 2200, 1800 फ़ी मन दूध फ़रोख्त हो रहा है। और उसी की बुनियाद पे शहर में जो जगह जगह पे आप देख रहे होंगे 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री, 1 किलो के साथ 1 पाव फ्री, 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री, उसमें कहीं कहीं जाली दूध फ़रोख्त करने वाले भी उसमें शामिल हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। पर यकीनी तौर पर हम बड़े परेशान हैं। आप ये समझ लें, हम लोगों को तरगीब देना चाह रहे हैं, ताज़ा दूध की तरफ लाना चाह रहे हैं कि हम सेहतमंद दूध फ़रोख्त कर रहे हैं शाकिर भाई ये बताइए, आपने जिक्र किया मीडिया कैंपेन चल रही है आपके खिलाफ। यकीनन हम देख रहे हैं कि टेट्रा पैक खुले दूध के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। आपने कहा गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हो रही है, चलें ये भी इस पर बात कर लेंगे। जाली दूध के ऊपर भी आपने आवाज़ उठाई। अब मेरा सवाल ये है कि सर जो आम सारिफ है वो तो बेचारा बड़ा परेशान हो गया है, उसके जहन में खिचड़ी बन गई है। वो टीवी पे एक तरफ ऐड देखता है कि डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करो, खुला ना करो, दूसरी तरफ खबर देखता है कि लंपी वायरस आ गई है, बीफ को खाना बंद कर दिया लोगों ने, दूध के रेट। मैं एग्री करता हूँ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, आपके इनपुट्स की प्राइसेस रोज बढ़ रही हैं, दूध की कीमतें कम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप लोग का तो गला दबाया जा रहा है, आपका तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। यकीनन जी हमारा सरवाइव करना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, जो छोटा किसान है जो 98% दूध पैदा करता है, यकीनन वो आउट होने जा रहा है और कारपोरेट सेक्टर इन हो रहा है। और यकीनी तौर पे हम ये समझते हैं कि ये एक साजिश है, छोटे किसान का तबाह कर दिया जाना, प्री प्लान एक बहुत बड़ी कैंपेन ताज़ा दूध को बदनाम करने के लिए चलाना। तो यकीनी तौर पे ये इदारों को भी देखने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है, कि जो ताज़ा दूध को जिसे ये गंदा कहते हैं वो हमसे परचेज़ करते हैं, मशीनों से गुजारते हैं, उसे अच्छा करके आपको पिलाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जी डब्बा बंद कंपनीज़ की जो ये मुहिम है, इसमें जो हमारे कानून साज हैं उन्होंने पॉलिसीज़ में ये लिखा हुआ है कि जी उसमें 20% तक टी वाइटनर और दीगर चीज़ें मिलाई जा सकती हैं और दूध कहा जाता है। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। लाइव स्टॉक के इदारों से आखिर में ये बता दें, कोई उम्मीद है अब आपको या फिर सब पे पानी फिर चुका है? हमें जी कतई तौर पे कोई उम्मीद नहीं है। अब ये जो लंपी का मामला है, देखें इसमें महकमा लाइव स्टॉक की कारकर्दगी सिर्फ कराची हैदराबाद शहर तक है, बाकी पूरा सिंध तबाह हो गया है। आप देखें कोस्टल हाईवे बेल्ट जो है लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से पूरी तबाह हो गई है। टंडो आदम शाकिर साहब प्लीज लाइन पर मौजूद रहिए। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डीजी लाइव स्टॉक डॉक्टर नजीर हुसैन कलोड़ो साहब ने। कलोड़ो साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपका इदारा क्या कर रहा है इस वक्त सूरत हाल पर काबू पाने के लिए? अवाम और नाज को बड़ी मुश्किलात हैं, छोटा किसान पिस रहा है। शाकिर गुज्जर साहब इस तरह कह रहे थे कि महकमा लाइव स्टॉक की जो जिम्मेदारियां थी वो पूरी तरह अदा नहीं हुई हैं। व्हाट डू यू हैव टू से सर? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही अनाउंस हुई है तो उसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया वैक्सीन का, और वैक्सीन इंशाल्लाह जो है वो इस हफ्ते में पहुंच रही है, यानी थर्सडे या फ्राइडे पे। वो फिर हमने टीमें बना ली हैं और तकरीबन कोई 1000 के करीब हमने डॉक्टर्स और पैरामेड को पहले ही टीमें बना के। सर थर्सडे और फ्राइडे तक वैक्सीन आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये कोई कोविड की वैक्सीन तो नहीं जो दुनिया में शॉर्ट हो?
सबसे पहले तो उसको परमिशन लेने में लेट हो गई, क्योंकि वफाकी हुकूमत के ड्रेप अथॉरिटी ने देनी होती है, ड्रेप से लेट हो गई। हमने तो ऑर्डर उसी दिन प्लेस कर लिया था, फंड्स सिंध गवर्नमेंट ने पहले ही रिलीज कर दिए थे, सिर्फ परमिशन लेने में और वहाँ से शिपमेंट आने में, क्योंकि इम्पोर्टेड है उसमें। फिर इसके लिए हमने एक और जो है ना वो ये किया कि फिलहाल हमारे पास कोड पार्क्स जो इससे रिलेटेड वैक्सीन है, वो जहाँ जहाँ पे आउटब्रेक हो रहे हैं उसकी सराउंडिंग में हम वैक्सीन कर रहे हैं, खास तौर पर अंदरूनी सिंध। नंबर 2 ये है कि हमने जैसे ही 1000 लोग इनको डेडिकेट किए हैं वैक्सीन के लिए, हर पर्सन के ऊपर 200 जो है ना हमने टारगेट दिया है, 200 एनिमल पर डे। तो इस हिसाब से हमारे 10 से 12 दिन में हम तकरीबन 2 मिलियन जो है ना काउस को वो हम वैक्सीनेट करेंगे। वो पूरी स्ट्रेटजी तैयार है, बस वैक्सीन आने की देर है। उसके अलावा हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स फार्मर्स को कर रहे हैं, डीसीज को कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे कैटल कॉलोनी है वो लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ में स्लॉटर हाउस, मंडीज और ये आ जाती है। तो हम उनसे राब्ते में हैं, उनको कह रहे हैं, और काफ़ी जगहों पे स्प्रे हो गया है। और बाकी जो है ना वो एकाध अभी जो जोर है वो खैरपुर के अंदर है, सागढ़ के अंदर है, और बीमारी का जो जोर है वो इन 2 एरियाज में, और तीसरा ठट्टा के अंदर। कराची के अंदर काफ़ी जगहों पे सबसाइड हो गया है और रिकवरी आ रही है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो साहब, डीजी लाइफस्टॉक हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि थर्सडे वैक्सीन यहाँ पहुँच जाएंगी और 2 मिलियन जानवरों को रोज़ाना वैक्सीन लगाई जाएंगी। मेरी ये ख्वाहिश होती, मैं खुश जरूर होता ज़्यादा कि अगर ये वैक्सीन जल्दी आ जाती। शाकिर गुजर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डेयरी एसोसिएशन के सदर थे। फ़हीम एंड वर्दा, यकीनन सिचुएशन बहुत सीरियस है, लेकिन जिस तरह हमारे सरकारी इदारों को फौरन से हरकत में आना चाहिए। वैक्सीन आने में 10-10 दिन 7-7 दिन टू मच, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। दूसरी बात ये कि फिर जब बात करेंगे दूसरी तरफ से कि आपकी कीमतों में भी कमी नहीं आ रही है, तो ये भी आवाम के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप देखें, अगर वैसे तो पीछे से देखा जाए कि चिकन सस्ती हो गई है, अगर हम जो न्यूज़ पे दिखाते हैं, लेकिन कहीं भी आप मार्केट में जाकर देखें तो उन पैसों पे, उस कीमतों पे कहीं भी यहाँ एक चीज चिकन नहीं मिल रही है। इंटरनेशनल एनिमल डिजीज की जो वेबसाइट है वहां पर ये क्लियरली बता दिया गया है कि ना इसके दूध में कोई प्रॉब्लम है, ना ही इसके गोश्त में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इसे वेल कुक करते हैं तो। खैर नाज़रीन, वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। अब तक हमने काफी सियासी बात कर ली है, लेकिन अब नजर डालते हैं कि शोबिस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जी तहीम। जी बिल्कुल, शोबिस इंडस्ट्री जो है वो कभी किसी इंडस्ट्री से पीछे नहीं रहती है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सजल अली की हिजाब में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सजल अली ने अपने इंस्टा स्टोरी में स्याह रंग का अबाया पहने वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने चेहरे को मुकम्मल ढांपा हुआ है। सजल अली की इस वीडियो के बैकग्राउंड में गुलकार दानियाल जफर, जो कि अली जफर के छोटे भाई भी है, उनका उड़ चलिए गाना चल रहा है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुमकिन तौर पर ये जो वीडियो चली है, ये जो इन्होंने हिजाब में वीडियो लगाई है, ये शूटिंग के लिए बनाई गई है। ताहम सजल अली के हिजाब में तस्वीर देखकर मद्दा उलझन का शिकार है, और यकीनन होना भी चाहिए, और कंफ्यूजन भी रहती है। तलहा, आपको भी ऐसा ही लगेगा कि अगर कभी किसी की तस्वीर आप उस रूप में देखें जो रूप उनका उमूमन नहीं दिखाई देता तो कंफ्यूजन तो होगी। अब ऐसी वीडियो जब वायरल होती है तो मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि हमारे औरत मार्च होती क्यों है, क्योंकि यकीनन हम औरतों को इतनी तवज्जो देते हैं, इतना वायरल करते हैं। अगर कोई मर्द होता और उसने नमाज की टोपी पहन के तस्वीर लगाई होती तो कोई वायरल नहीं होती, लेकिन क्योंकि खातून है, खूबसूरत खातून है, सज्जल अली है, फेमस, तो ऑफ कोर्स बुर्का तो मद्दाओं को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बैकलिस्ट से बुर्के तक का सफर जो है वो बहुत जल्दी कर लिया है उन्होंने। नहीं, इसकी वजह मुझे ये भी लगती है कि पहली बात तो ये कि आप जिस खातून का उम्मन उस तरह के लिबास में ना देखें और अचानक से आपको एक इतना बड़ा चेंज नजर आए, तो डेफिनेटली गॉसिप्स तो उस पर होती ही हैं। और मुझे लगता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। आजकल तो हम सबको पता है कि अगर आपने अपनी कोई भी आने वाली नई सोच, आपको कोई भी चीज़ वायरल करनी हो, चाहे वो आपकी कोई ड्रामा हो या कोई फिल्म की क्लिप हो या कुछ भी हो, तो आप बस उसको एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दें और फिर देखें, आपके मिलियन व्यूज आ जाते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है, और व्यूज का और फॉलोअर्स का ही गेम चल रहा है इस वक्त। जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसके जितने ज्यादा व्यूज हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं,
कंटेंट मैनेजर है, बल्कि कंटेंट क्रिएटर है और पता नहीं क्या क्या बने हुए। खैर शोबिज़ से ही आपको एक और खबर देते चले कि हमारी प्यारी सी शोबिज़ स्टार आमना मलिक ने शोबिज़ इंडस्ट्री में एक हलचल मचा देने वाला स्टेटमेंट दे दिया है। जी हाँ, जो कि हेडलाइंस के हर जगह पर जो है हेडलाइंस बना हुआ है। आमना मलिक ने कहा है, बल्कि आप ये बताते क्या कहा है, उनका दावा है। इस पर बात करने से पहले जरा आपको एक पैकेज दिखा देते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। जी, मैं एक तरीके से इनकी बात से इत्तेफाक करूंगी कि ऐसा वाकई होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है तो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनको और ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं, और हमारी आवाम जब उनको प्यार देती है तो शायद उनका थोड़ा सा जो है वो पारा हाई हो जाता है, लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने जूनियर आर्टिस्ट को उतनी इज्जत नहीं देती हैं। जनाब, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेमस अदाकारा माहिरा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम माहिरा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं माहिरा? जी बताइए क्या कहेंगी इस तमाम सिचुएशन के बारे में आप? देखिए जी, इस सिचुएशन के हिसाब से मैं यही कहूँगी कि जब आप एक बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है अपने जो जूनियर्स होते हैं उनके लिए, कि आपको उनके लिए एग्जाम्पल बनना होता है। तो अगर इस तरह का जो रवैया है वो मेरे ख्याल से आपको मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है और हर एक चीज़ आपकी जो है वो नोट हो रही होती है और लोग जो है वो आपको देख रहे होते हैं आपकी तरफ। सो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए। अच्छा माहिरा, मैं यहाँ पर ऐसा रवैया जो है उसे नहीं करना चाहिए। जी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि बीइंग होस्ट आपको कभी इस किस्म के किसी रवैये का सामना करना पड़ा हो? अगर आप नाम लेना चाहें तो ले सकती हैं और ना लेना चाहें तो बिना नाम लिए भी बता सकती है। अरे नहीं, आप क्यों फंसा रहे हैं मुझे? नहीं, यकीनन क्योंकि जिस तरह से आपने सपोर्ट किया आमना को, डेफिनेटली आप अगर किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर हुआ होता है इंडस्ट्री में। बिल्कुल, देखें जी, ये सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री की बात नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, सब जगह ये होता है। एक कंपटीशन रहता है और आई थिंक जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ काम और अच्छा होता है। तो इस चीज़ को जो है अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए, उसको बल्कि अपनी ताकत बना के और मजबूती के साथ खड़े होकर उनको दिखाना चाहिए कि भी हम आपसे बेहतर हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप बदतमीज़ी के साथ और बुरे रवैये के साथ उनको शो करें कि हम कुछ हैं, हम सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं। सबसे जो बेहतर तरीका है वो खामोशी है। आई थिंक मेरा तो जो शुरू से वो एक ही फंडा रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसे करने दें। आप इतने मज़े से ज़िंदगी गुजारें ना, उसे करने दें। well said। ये अल्लाह ताला जो है वो बेहतर है, वो इंसाफ करने वाला, वो खुद ही जो है वो इंसाफ करेगा। माहिरा, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि आपको डटे रहना चाहिए उस पर। और तमाम लोग जो भी किसी भी फील्ड में आए वो इन सब चीज़ों को जो है वो सामना करना पड़ता है उनको। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा है कि कहीं एक उनकी इनसिक्योरिटी होती है कि भाई एक नई आई है, इतना मार्केट में काम कर रही है, हमारी जगह ना ले ले, तो क्या वो उसका रिएक्शन होता है? देखिए, अब आप आहिस्ता आहिस्ता बात को उसी तरफ लेके आ रही हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की और मैंने बहुत सारे ड्रामाज में काम किया, तो मुझे इसी तरह के कुछ हालात फेस करने पड़े थे। मेरे जो सीनियर्स थे वो इस तरह से करते थे कि लाइक मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, मुझे ऐसा महसूस होता था कि शायद उनको मेरा काम करना थोड़ा सा खटक रहा है। तो यही होता था कि मैं उनकी बात सुन लेती थी, लेकिन वो कहते ना कि करनी अपनी मर्जी चाहिए, अपनी दिल की करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा पैशन भी एक्टिंग। तो मैं उनकी बात ज़रूर सुनती थी, लेकिन मैं उनको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती थी। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो कंप्लेंट जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एटीट्यूड की कंप्लेंट है कि यार सीनियर स्टार जूनियर को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इससे बड़ी बड़ी और भी कंप्लेंट्स हैं, हैरेसमेंट के केसेस हैं। मी टू तो एक छोटा सा स्कैंडल है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, जो पर्ची आ जाती है, जो सिलेक्शन हो जाती है, जो ऊपर से फोन आती है। क्यों बड़ी चीजों के ऊपर आवाज इतनी नहीं उठाई जा रही जितनी छोटी छोटी एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स पे उठाई जा रही है? जी देखिए, इसमें एक और बड़ी चीज़ आ गई है। अब जो लोग जो है ना वो कहते हैं ना कि कुछ होगा तो हम रातों रात स्टार बन जाएंगे। ये थोड़ा सा लोग डिसएडवांटेज लेते हैं इस चीज़ का, सोशल मीडिया का, कि अगर आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, आपके फैंस नहीं हैं, तो आप कोई ऐसी कोई चीज़ करेंगे, कोई कंट्रोवर्सी करेंगे तो लोग फ़ौरन से आपको देखेंगे। अब थोड़ी सी इसमें हमारी ऑडियंस भी ऐसी होगी, मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। यानी कि कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, कोई अच्छी बात करे तो उसको आप पूछेंगे भी नहीं, लेकिन कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आएगी, कोई बुरी बात होगी, फ़ौरन से उसको सर्च करेंगे क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो ये कुछ इसमें ऐसे लोग हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं,
तो वो इस तरह की जो अजीब भौंडी हरकतें करते हैं, अपने आप को प्रोमिनेंट होने के लिए रातों रात स्टार बनने की ऐसी हरकतें करते हैं। वेरी गुड पॉइंट रेज्ड बाय मायरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मायरा ने जो बात कही मैं उससे कुछ हद तक अग्री करता हूं फहीम एंड वर्दा, कि कुछ छोटे स्टार्स ऐसे होते हैं जो फौरन से फेमस होने के लिए ऐसी बातें करते हैं ताकि फौरन से वो ट्वीट उनका गूगल सर्च किया जाए। जितना हम अगेंस्ट हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के वजीर आजम के इमरान खान के, जितनी आपको हम बातें हम नहीं, ऑपोजिशन अगेंस्ट नहीं, आवाम भी बहुत शिकायत करती है कि महंगाई हो गई है, ये है ब्ला ब्ला ब्ला। महंगाई हर दौर में हुई है, अगर हम ये चीज़ देखें शायद हम ये नोटिस नहीं करते, लेकिन एक सर्वे किया गया है जहाँ पे देखा गया है कि इंटरनेशनली सिर्फ खान साहब ही एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 93% इंटरनेशनली पाकिस्तान के और बैरून मुल्क के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर बनाए हैं, 93%, और ये ह्यूज नंबर है। विदाउट डाउट यकीनन इंटरनेशनल इमेज हमारा बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हो गया है। और जैसे कि हमजा शहबाज ने यहाँ पर गुगली और बैटिंग का जिक्र कर दिया है, तो अब कुछ बात हो जाए खेल के मैदान से। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट सीजन का खेल जो है वो लाहौर में जारी है, और आपको बताया चले कि इस वक्त तक जो है वो 5 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहा है। बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया है। जैसा कि कहा जा रहा था कि लाहौर की पिच डिसाइड करेगी कि यह मैच ड्रॉ होने जा रहा है या इस मैच के नतीजा कुन नताइज जो है वो फैसला कुन नताइज हमारे सामने आएंगे। फिलहाल हमारे पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक जो है वो देखने में आ रहा है, और बेहतरीन तरीके से फील्डिंग भी की जा रही है। बाबर आजम ने भी जो है वो एक ऐसा कैच कर लिया है जो कि तारीख रकम कर चुका है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये मैच इस वक्त एक ऐसे लेवल पे नजर आ रहा है जिसमें हम जीतने की पोजीशन पर हैं या फिर हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इकबाल जमील भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल जमील साहब, कैसे मिजाज आपके? वालेकुम सलाम, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। इकबाल जमील साहब कैसे देख रहे हैं इस टेस्ट का, कोई नतीजा सामने आ रहा है आपके? मेरे ख्याल में कि ये पहली मरतबा हुआ है ये जो तीसरा टेस्ट मैच में कि एक दिन में 5 विकेटें गिरी। अब तक दोनों टीमें जो हैं एक बैलेंस क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों हम पल्ला नजर आ रहे हैं। लेकिन यह मुझे थोड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की पोजीशन ज़रा बेहतर हो सकती थी अगर जो पाकिस्तान ने 3 या 4 जो ये बहुत आसान कैच छोड़े हैं, मतलब जिसे एक बाबर आजम ने छोड़ा, बाबर आजम ने तो उसको इक्वलाइज कर दिया बाद में एक बहुत ही खूबसूरत कैच लेके। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि नुमान अली ने कैच छोड़ा, और ये जो इस टाइप के जो वाइटल कैचेस होते हैं ना, ये टीम को मुश्किलात में डाल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अब ये जहाँ तक स्ट्रैटेजी है, उन्होंने बहुत ही स्लो स्कोरिंग की। पूरे दिन में उन्होंने 232 रन बनाए, 5 विकेट भी गंवाए। मतलब उस्मान ख्वाजा ने 215 डिलीवरीज करी 91 में, स्टीव स्मिथ ने 119 डिलीवरी करी, उन्होंने 159 स्कोर किया। तो जहाँ तक बात यह है कि मैच बिल्कुल बैलेंस है, और अगर आज पाकिस्तान उनको 300 साढ़े 300 में आउट कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर चांसेस होंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 400 बना गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। एज फार एज द विकेट इज कंसर्न, विकेट के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर था। आपने देखा कि पहले ही 3-4 ओवर में शाहिन आफरीदी ने लबुशान को आउट कर दिया और वार्नर को आउट कर दिया। तो मेरा अपना ख्याल है कि विकेट हैज गॉट समथिंग, कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो आईसीसी के टोबी साहब आए जो उन्होंने विकेट बनाई है उसमें ज़्यादा तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ विकेट के जो आउटफील्ड की थी उन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया। लेकिन 3 या साढ़े 3 दिन के बाद उम्मीद है कि विकेट टर्न लेगी एंड देयर आर चांसेस कि इस मैच का रिजल्ट होगा। अगर ये मैच का रिजल्ट नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में ये होगा। दुनिया में इस वक्त 3-3 साढ़े 3 दिनों में मैचेस ख़त्म हो रहे हैं, मैचेस डिसाइड हो रहे हैं। और टेस्ट मैच की ब्यूटी ये है कि अगर 5 दिन आप मेहनत करें प्लेयर्स के लिए भी और उसका कोई रिजल्ट ना आए तो दैट इज पॉइंटलेस। इससे अच्छा आप T20 खेलें, ODI खेलें, वाई गो फॉर अ टेस्ट मैच? तो दैट इज वेरी वेरी वाइटल कि इसका रिजल्ट होना चाहिए। ये डिपेंड करता है दोनों टीमों के कप्तान पे। और पाकिस्तान कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अगर टी तक इनको आउट कर लिया और 300 साढ़े 300 स्कोर है, दैट विल बी फेयर इनफ। इसलिए कि लास्ट मैच में बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और फिर रिजवान जिस टाइप की परफॉर्मेंस दी, उसमें उम्मीद है कि पाकिस्तान कैन win this match provided they feel well. Right, provided they feel well. A very good analysis by इकबाल साहब। इकबाल साहब ये बताइएगा मुझे कि हम क्या करें, ऐसा कौन से स्टेप्स लिए जाएं कि ये टेस्ट मैचेस ड्रॉ ना बंद हो जाएं, क्योंकि एज ए व्यूअर शायकीन की नजर से बड़ी बेजारी होती है, बहुत बोर हो जाता है आदमी जब मैच ड्रॉ हो जाता है और कोई रिजल्ट नहीं निकलता। क्या करना चाहिए कि ज्यादा रिजल्ट्स हमारे सामने आए टेस्ट मैचेस में, ताकि T20 और वनडे के अलावा टेस्ट मैचेस भी प्रमोट हो?
यार देखो, सारी बात यह है कि जो हमारी जो 70 साल की तारीख है ना, हमारे कप्तान डरते रहे हैं, उन्होंने कभी भी दिल खोल के ग्रासी विकेट नहीं बनाई। हमारे जितने भी कप्तान रहे हैं, अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ, मुझे रमीज राजा से उम्मीद थी और उम्मीद है कि रमीज राजा विल डू समथिंग, कोई ऐसी सपोर्टिंग विकेट बनाएंगे। अगेन आई कॉल फॉर ए सपोर्टिंग विकेट। सपोर्टिंग विकेट ये होती है कि जिसपे गेंद हल्का सा टर्न भी हो, गेंद में बाउंस भी हो, अनइवन बाउंस भी हो। क्यों डरते क्यों इकबाल साहब, डरते क्यों हमारे कप्तान? उसकी हार से डरते हैं, हार से डरते हैं भाई जनाब, सारी बात ये। और अगर मैं बताऊं ये डरे ना तो इनके पास एक ऐसी टीम होती है, वो कहते हैं कि अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट करते हैं। अपनी कैपेबिलिटीज पे अगर आप डाउट करेंगे तो नेचुरली आप मैचेस को ड्रॉ करेंगे। अपनी कैपेबिलिटी, यू हैव गॉट पोटेंशियल, आपके पास यू हैव गॉट ए गुड बॉलिंग साइड, यू हैव गॉट अ वेरी वेरी गुड बैटिंग साइड। आप ये देख लीजिए ना, अभी तो फवाद आलम नहीं खेले, अगर वो भी खेल जाते तो फिर क्या होता। बाबर आजम इस वक्त इंटरनेशनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। सो मतलब ये ऐसे विकेट बनाए, हार के खौफ से निकले। अगर हार के खौफ से आप निकल जाएंगे तो आप मैच जीत जाएंगे। मुझे अफसोस से यहाँ कहना पड़ता है कि पीसीबी ने कभी कोई सीरियस कोशिश नहीं की ऐसी विकेट बनाने के लिए, ऐसी सपोर्टिंग विकेट बनाने के लिए कि जिसके अंदर टेस्ट मैच का फैसला हो जाए। देखें, असली क्रिकेट जो है वो टेस्ट मैच है, जो T20 है, ODI है, ये तो इसका ऑफ शूट है। लेकिन द रियल ब्यूटी, जो रियल कॉन्टेस्ट होता है, उसका मुजाहरा आपने कराची में देखा। टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन एक थ्रिलिंग ड्रॉ हुआ, एक ऐसा ड्रॉ हुआ जिसमें आपको मजा आया। आपको ये नहीं हुआ कि जिन लोगों ने टिकट खरीद के मैच देखने गए थे, दे वर्थ पेइंग देयर मनी बैक। मतलब इकबाल साहब का कलामी की माफी, जाने से पहले आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे जो कि बड़ा ही अहम है कि आपने पिच की पूरी डिटेल हमें बताई है, तो वेरी क्विकली हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिएगा कि ये बॉलर्स के लिए सपोर्टिव है या बैट्समैन के लिए? नहीं, देखिए एक बात सुना है, विकेट तो वो होती है कि अभी तक जो खेला है तो उसमें तो वो बैट्समैन के लिए सपोर्टिंग है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ। जो भी नसीम शाह ने या शाहिद शाह अफरीदी ने जो विकेट लिए, वो अपनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग के साथ। वेरी वेल सेड इकबाल साहब, वेरी वेल सेड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आपने बड़ा खूबसूरत तज्जिया पेश किया टेस्ट मैच के हवाले से, और यकीनन उम्मीद करते हैं कि हमारे कप्तान सोचेंगे कि क्या उनको स्ट्रेटजी अपनानी है। लेकिन जो बात आपने कही, जो बड़ी अचंभे की बात थी, वो ये थी कि कप्तान हमारे डरते हैं हारने से। हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टांस हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन एक अगली खबर है जो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसको सुनने के बाद मेरा दिल रो उठा, इंसानियत रो उठी। पाकिस्तानी होने पर मुझे शक होने लगा कि क्या मुझे फख्र करना चाहिए या नहीं, क्योंकि खबर है पतोकी से, जहां सफाकी की इंतहा हो गई। निजी शादी हॉल में बारातियों ने पापड़ बेचने वाले पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लाश हॉल में जमीन पर पड़ी रही और बाराती दावत उड़ाते रहे। बोल न्यूज पर खबर नशर हुई तो आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने वाकये का नोटिस ले ही लिया और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी और वरसा को जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी। मकामी अफराद ने तस्दीक की कि मेहनत का शादी के पैसे लूटने आया था, क्योंकि शादी में हम देखते हैं तकरीबात में पैसे लुटाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, तो गरीब लोग वहां जमा हो जाते हैं पैसे जमा करने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह थी कि वो सब खाना खाने में मसरूफ हो गए। किसी को परवाह नहीं थी कि शादी हॉल के बाहर एक लाश पड़ी है, एक गरीब इंसान की लाश पड़ी है। सब खाने में मसरूफ हैं, अपनी तकरीब में मसरूफ हैं, और ये सोच नहीं रहे कि किसी की जान चली गई है। एक इंसानियत का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है। जी वर्दा, मैं यही कह रही थी कि एक तो आप कह रहे हैं कि आप खाना खा रहे हैं, वो लोग खाने में, उसमें जबकि लाश बाहर पड़ी हुई, और ठीक है अगर आपने मोबाइल चोरी का उस पर इल्जाम लगाया भी, अगर आपको शक था उसके ऊपर, तो आपने इस हद तक उस पर आपने इतना जुल्म किया, उसको इतना मारा कि उसकी जान ही ले ली। एक मोबाइल से आपको यानी कि आपके मोबाइल से कीमती, आपको सस्ती जान लगी, आपका मोबाइल ज्यादा कीमती है। ये इतनी इंतहाई अफसोस की बात है कि वही बात है कि जैसे आपने कहा तला कि अफसोस हो रहा है ये कहते हुए भी, शक हो रहा है कि हम ये फखरिया कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। इस तरह की गिरी हुई हरकत बहुत शर्मनाक और अफसोसनाक है। बहुत ही गिरी हुई हरकत। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये वाकई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन हमें पाकिस्तानी होने पर हर हाल में फ़ख्र है तलहा, और उसकी वजह यह है कि आज हम इस पर बात भी इसी वजह से कर सक रहे हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान में ये आज़ादी दी गई है कि हम इस पर बहस कर सकें। शर्मिंदगी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन शर्मिंदगी से ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। शायद ये उन लोगों को पता नहीं था जिन लोगों ने इस शख्स को एक मोबाइल के चोरी के इल्ज़ाम में जो है वो कत्ल किया। और मुझे इस वक्त ऐसा लगता है
कि शायर ने खूब ही कहा था कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है, और ये जो हुआ है वाक़या ये क़यामत से कम नहीं है। फहीम, आप पाकिस्तानी बाद में बनना, आप मुसलमान बाद में बनना, पहले इंसान तो बन जाओ। यहाँ इंसान बनना एक चैलेंज हो गया है। यहाँ पे इंसान को इंसान की कदर नहीं है, हमने जानवर बना दिया है। रोड पे जिस तरह किसी बिल्ली को कुचल के चले जाते हैं उस तरह इंसान को कुचल के चले जाएंगे, परवाह नहीं होगी, रुक के पूछेंगे भी नहीं। ये अवेयरनेस हमें कौन देगा? ये मीडिया की जिम्मेदारी है। ये हमारे ये जो हमें क्लास में पढ़ाया जाता था, आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि पहले एक चैप्टर हुआ करता था सिविक के नाम से, जिसमें हमें सिविक सेंस दिए जाते थे। हमारे जब आप सिलेबस में से ऐसी चीजें निकाल देंगे, हमारे सिलेबस में से हमारे सुपर हीरोज निकाल देंगे, हमारे सिलेबस के अंदर आप उन लोगों को ला करके बिठाएंगे जिन लोगों ने सियासत में वो किरदार अदा किए हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, फिर क्या होगा? हमें कैसे अवेयरनेस मिलेगी? हमें रहेगा। मीडिया का ये काम है, हम कर रहे हैं, लेकिन तालीमी इदारों का काम है, हुकूमत का काम है, इंसानी हुकूक की तंजीमें, जो कि उस 8 मार्च को तो ये लोग बहुत ही जोर और शोर के साथ निकलते हैं, आज कहां है ये तंजीमें? फहीम, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम तमाम चीजें हम सिलेबस पे ही डाल दें या स्कूलों में ही डाल दें। अपनी खुद की भी एक इंसानियत इंसान के अंदर जिंदा होती है, जो आपको घर से परवरिश क्या मिलती हम है। इदारों से एक्सपेक्ट करें? हमें खुद मिनहसिल कौम खड़े होना होगा, काम करना होगा। इदारे फेल हैं, सिलेबस फेल है। We'll have to stand up. Every one of us will have to stand up and fight for Pakistan. वरना we're doomed. अपना किरदार हमें खुद निभाना है एज ए सिटीजन। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उफ, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि रमज़ान अनकरीब है, लेकिन मौसम एकदम से अचानक चेंज हो गया है और गर्मी, अच्छा मौसम बहुत अजीब सा चल रहा है, वैसे बहुत ही अनसर्टन है। रात में आप देखें तो हल्की हल्की आपको ठंड महसूस होती है, और अगर आप दोपहर में हो तो इतनी शदीद गर्मी होती है कि आपको एसी की ज़रूरत पड़ जाती है, पसीने आ रहे होते हैं। लेकिन आगे महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 से 5 दिन बाद हीट स्ट्रोक की वेव आ सकती है। अच्छा जी, हीट स्ट्रोक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनको हीट स्ट्रोक है या उनको कोई वायरल डिजीज़ हुआ है, कि जब गर्मी से बाहर निकलते तो लोग यही समझ रहे होते हैं कि भाई हम ऐसे ही आए, गर्मी से आए, थकावट का एहसास हो रहा है, ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए, ऐसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा हमीद, फैमिली फिजिशियन हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा उज़मा, मुझे ये बताइए कि पहले तो हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान भी ज़हर से बातें करीब आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए? बिल्कुल, हीट स्ट्रोक देखें जिसको हम आम फहम में या उसमें कहते हैं लू लग जाना, बिल्कुल इसकी अगर हम इसको एहतियाती तदाबीर ले लें तो हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि ये उस मौसम में ज़्यादा होता है जैसे कि अभी हम बाहर से गर्मी की तरफ आ रहे हैं, तो एकदम से हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, सडन टेम्परेचर चेंज हुआ है, बॉडी टेम्परेचर हमारा एकदम से चेंज होता है। देखिए इसका एक मैकेनिज़्म होता है, अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा थर्मोस्टेट, एक ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसी भी वजह से या बहुत देर तक आप एक ऐसे सर्टेन टेम्परेचर पे एक्सपोज हो रहे हैं तो वो आपका थर्मोस्टेट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपने पूछा किस तरह से हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, हीट स्ट्रोक छोटे बच्चों में और बूढ़ों के अंदर, या जिनको कोई पहले से बीमारी है दिल की या फेफड़ों की या डायबिटिक है या मतलब इस तरह के, बिल्कुल उनका थोड़ा सा जिनकी इम्यूनिटी लो है उनके अंदर ये ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जवानों को नहीं होंगे, उनको भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, कोशिश करें कि वैसे हम नॉर्मली कहते हैं 6 से 8 गिलास पानी पिएँ, तो क्योंकि हमारी स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है, पसीना ज़्यादा निकल रहा होता है, तो जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का खराज हो रहा होता है, तो हमें उसको बैलेंस रखना है। तो हमें आधे 1 घंटे के बाद रूटीन बना लें कि हम पानी लें। इसके अलावा कोशिश करें जब हम बाहर जा रहे हैं तो बहुत देर तक एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक्सपोज ना रहे, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, पानी पिया आपने, थोड़ा सा दोबारा अपने काम की तरफ चले गए। इसमें कि जो हम कहते हैं कि हमारी जो हर्बल रेमेडीज होती हैं, हमारे घरेलू टोटके होते हैं कि जनाब आप प्याज रख लें अपनी जेब में, या फिर आप जो है इमली आलू बुखारे का शरबत का इस्तेमाल करें, आप सत्तू पिएं, तो क्या ये कारआमद होते हैं? देखिए बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अपने आपको हाइड्रेट रखना है। अब हाइड्रेट ज़रूरी नहीं है पानी से, आप हाइड्रेट जूस से भी कर सकते हैं। आप जो शरबत मिलते हैं जैसे जो वो वाले फल जिनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, इसके अलावा जैसे आपने इमली का कहा, का पानी शरबत का, सत्तू का कहा, ये सब हमें हाइड्रेट कर रहा है हमारी बॉडी को। तो ये वाली चीज़ें बस ये हाइजीनिकली बनी हुई हों घर, ताकि ऐसा ना हो कि एक चीज़ बचने के लिए ऐसा ना हो गर्मी है तो किसी कोई वायरस या बैक्टीरिया ना ले लें,
लें, साफ सुथरा बना हुआ लें तो वो बिल्कुल कारआमद है। बिल्कुल, हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उनको मेंटेन करता है, दोबारा से रिस्टोर करता है, जो हमारी बॉडी से निकल रहे होते हैं उसको दोबारा से। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मा। चलें चलते हैं तलहा की जानिब। तलहा, क्या ब्रेकिंग है आपके पास? वापस चलते हैं वर्दा के पास। ओवर टू यू वर्दा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तलहा जी। तो हम बात कर रहे थे आपसे उस्मा हीट स्ट्रोक पर। अच्छा मुझे ये बताइए अब आपके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम हीट स्ट्रोक का शिकार हैं, क्योंकि जैसे कि पिछले साल में हम कहें 4-5 साल पहले 2016 में एक हीट वेव आई थी, तो उसमें बहुत से लोगों की जानें सिर्फ इस वजह से चली गई थी कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, फ़र्क नहीं जान पाए थे कि उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या हीट स्ट्रोक हुआ है। देखिए वर्दा, जो हीट स्ट्रोक है अगर हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले तो इंसान एक नॉर्मल होगा, लेकिन वो बाहर गया, एक सर्टेन टेम्परेचर से एक्सपोज हुआ, बहुत देर तक वहाँ रहा, तो आपको एक तो बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। ये हीट स्ट्रोक से पहले वाली कंडीशन है कि जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा जो है स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो एक लाली आ जाएगी, स्किन पे सुर्खी आ जाएगी, सर में शदीद दर्द हो सकता है, उल्टी वाली कैफियत हो सकती है, आपके पट्ठों के अंदर शदीद दर्द हो सकता है, जो कि वायरल के अंदर मोस्टली क्या होता है कि उसमें फीवर के साथ हो रहा है, लेकिन उसमें ये होता है कि वायरल के अंदर पहले से आपको कोई इंडिकेशन मिल जाती है हो जाए या बाहर से तो भी आपको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा, देखिए वो गर्मी लगी ना, मतलब वो हीट स्ट्रोक का ही है। आपने जैसे आपने कहा कि बाहर से आए, आपको एकदम से इंडिकेशन है कि ये आप थोड़े से, अगर आपको इस तरह की कैफियत हो रही है तो फ़ौरन से अपने आप इलेक्ट्रोलाइट्स को, अपने हाइड्रेशन को बेहतर करें, ठीक है। अगर आपने उस पर तवज्जो नहीं दी फिर वो चीज़ चली जाती है हीट स्ट्रोक की तरफ। और हीट स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो औज़ा होते हैं, फिर उसमें इरिवर्सिबल, नाकाबिले वापसी उसके अंदर डैमेज शुरू हो जाता है, जिसमें जिगर, गुर्दे, दिमाग, ये सारी चीज़ें हैं, और इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है या उसको दौरा पड़ सकता है इस तरह। और उसकी स्किन बने, जो हीट एग्जॉशन में पसीना आ रहा था ना, वो उसकी स्किन खुश्क हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, हॉट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अच्छा तो उसमें अब जैसे रमज़ान भी करीब है, रमज़ान में सबका रूटीन जो है बहुत ज़्यादा टफ भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पता है जॉब भी करनी है, बच्चों ने तो इस बार स्कूल भी जाना है, कुछ लोगों के तो पेपर्स भी हो रहे हैं, आपने काम भी करना है। ख़वातीन का इतना बड़ा मसला कि उनको बेचारों को मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका जो है वो चूल्हे के सामने होता है, सहरी बनानी है, इफ्तारी बनानी है, फिर बर्तन धोने, किचन में मुस्तकिल खड़ी रहती हैं, और तमाम लोगों के किचन में AC वगैरह पंखे नहीं होते, या फिर कोई आप कह सकते हैं वेंटिलेशन वाला हिस्सा सिस्टम नहीं होता, तो वो कैसे अपने आप को देखिए वर्दा, इसमें थोड़ा सा ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर कोई 4 घंटे का काम है और 4 घंटे आपको एक ही जगह रहना है, तो उसमें थोड़ा सा आप ब्रेक लेके अपने आप को हाइड्रेट कर लें। अब रमज़ान में रोज़े होंगे तो आपने कुछ इस तरह से करना है कि अपने काम का टाइम इस तरह करें कि जिस टाइम पे बहुत गर्मी ना हो, फॉर एग्जांपल ठंडे टाइम पे करें, या आप पंखे के नीचे बैठ के थोड़ा काम, इस तरह से कटिंग का काम है, किचन में ख़वातीन जो काम करती हैं वो पंखे के नीचे कोई सब्ज़ी वगैरह काटना है तो उसके नीचे काट सकती हैं, या उस टाइम पे करें जहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें अफ्तार के या सहरी के टाइम पे नहीं खानी है। ये कैसे मुमकिन है? ये क्या बात करती है उस्मा, आपने तली हुई चीज़ें रमज़ानों में ना खाएं? नहीं देखिए, तली हुई को हम कर सकते हैं रिप्लेस विद, आप एयर फ्राई में उसको चीज़ें कर सकते हैं, या शैलो फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, या आपको ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल तर चीज़ें खानी है, आप उसको रिप्लेस, या आप इसको चीट डे रख सकते हैं, हफ्ते में 1 आध दफ़ा कर लें, क्योंकि अगर रोज़े आपको अच्छे से गुजारने हैं तो इस तरह करना होगा। फिर आप अच्छा दूसरा ये है कि आपने अपने कपड़ों पे बड़ा ध्यान देना है। एक तो हल्के कलर के कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा आपने ओवर लेयरिंग नहीं करनी है। क्या होता है ना कि आपने ये भी पहन लिया, उससे भी आपकी जो है आपका पसीना नहीं निकलता, वो आप हीट एग्जॉशन और स्ट्रोक की तरफ जा सकते हैं। तो वेंटिलेशन का ख्याल रखें। दूसरा ये है कि पानी, आप जाहिर सी बात है दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सहरी में कहते हैं कि अगर आप दही का इस्तेमाल करें, लस्सी लें, तो दिन भर आप ठंडा का एक एहसास रहेगा, प्यास नहीं लगेगी। दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि रोज़े के टाइम अगर आपको कोई काम बाजार का है तो वो कोशिश करें उस टाइम पे ना करें, अननेसेसरी अपने आप को एक्सपोज ना करें। और अगर कोई जा रहा है जिसकी मजबूरी है तो अपने साथ एक गीला तौलिया रखें, ताकि आप उसको अपने आप को मुंह धोते रहें, या इस तरह करके एक बोतल साथ रखें कि मुंह धो लिया आपने। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इस तरह का शुबा हुआ कि चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द है, तो फौरन से शेडी एरिया में आए और थोड़ा सा सर पे पानी डालें, ताकि थोड़ा सा आपका मैकेनिज्म बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान, थैंक यू सो मच। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप बच सकते हैं। जनाब जी फ़हीम, आप बताइए क्या स्टोरी है आपके पास? जी थैंक यू सो मच वर्दा, और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो डॉक्टर उसके बताया है, दही, सत्तू और छाछ, आलू बुखारे का शरबत और गीला तौलिया, ये सारी चीजें मैंने नोट डाउन कर ली हैं। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आपको बताया चले कि सोशल मीडिया स्टार जिन्हें आप नसरीन के नाम से भी जानते हैं, दर हकीकत रहीम परदेसी है, उनकी एक वेब सीरीज इंस्पेक्टर बिल्ला रिलीज के लिए तैयार है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 24 मार्च को यह फिल्म रिलीज होने जा। क्या बात है, आप क्या कहते हैं, जबरदस्त फिल्म है। मैं रहीम परदेसी की ऑलरेडी वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ कि उनकी ये सीरीज रिलीज हो रही है, और उनका एक डायलॉग बड़ा जबरदस्त लगा मुझे। कौन सा?
यही वाला कि मैं हूँ इंस्पेक्टर बिल्ला और मारता हूँ खुल्लम खुल्ला। तो देखते हैं कितनों को खुल्लम खुल्ला मारते हैं। आपके मुंह से और अच्छा लग रहा था। आपके मुंह से बिल्कुल, वाकई बहुत ही जबरदस्त। और वेब सीरीज के साथ जैसे कि आपने बताया कि आप उनके ऑलरेडी फैन हैं, तो फिर तो आप नसरीन से भी वाकिफ होंगी। मैं बहुत अच्छी तरीके से नसरीन से वाकिफ हूँ, मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ उनकी तमाम वीडियोस को। जबरदस्त। तो देखते हैं जी कि ये वेब सीरीज किस तरीके से बदलाव लाती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे इस OTT प्लेटफॉर्म पर। खैर हमारे एक नुमाइंदे हैं मोइन जुबैर साहब, उन्होंने भी रहीम परदेसी से इस फिल्म के सिलसिले में बातचीत की है। मेरे ख्याल में पहले हम वो गुफ्तगू सुन लेते हैं, उसके बाद तला साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। हमारे OTT प्लेटफॉर्म क्या हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या अभी नेटफ्लिक्स के इम्तिहान और भी हैं? फिलहाल गुफ्तगू सुनते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया स्टार रहीम परदेसी साहब मौजूद हैं और उनके साथ वाशमा। इनकी एक वेब सीरीज़ पाकिस्तान में रिलीज़ होने जा रही है 24 मार्च को, और इसकी खसूसियत ये है कि इसमें पाकिस्तान के जो टॉप के टिकटॉकर्स और इसी तरह जो स्टार्स हैं वो मौजूद हैं। ये वेब सीरीज़ रहीम परदेसी ने क्यों बनाई, क्या इसके पीछे ख्यालात और क्या आइडिया था, इन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइएगा कि सिनेमाज में लोग आके देखेंगे इसको या कहाँ रिलीज़ करने जा रहे हैं इसको? ये हम फुली ऑन यूट्यूब पे रिलीज़ करेंगे। ठीक है। कम्प्लीटली फ्री होगा, ये आप देख सकते हैं फ्री। और 24 मार्च से फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हो जाएगी और उसके बाद हर हफ्ते एक एपिसोड आया करेगी। टोटल 8 एपिसोड हैं इसके, और ये इसकी प्रोडक्शन जो क्वालिटी है वो फिल्म की तरह ही हमने बनाई है। अच्छा, ऑनलाइन आपने इसको रिलीज़ करने का क्यों सोचा? अब नेटफ्लिक्स पे तो लोग पैसे दे के इसको देख पाएंगे, आपने इसको लोगों को फ्री एक्सेस दी है, ये ख्याल क्यों आया? सिनेमाज में क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे आप? एक तो सिनेमाज मेरे मुताबिक अभी नया अभी दोबारा इन हुआ है और मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मेरा मकसद जो था कि इस कंटेंट जो हमने बनाया है, एक तो क्योंकि बहुत डिफरेंट बनाया है, और मैं चाहता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो ताकि इस तरह के फिर आगे भी कॉन्सेप्ट्स और बनाएं लोग, सिर्फ हम नहीं और लोग भी बनाएं। क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि ड्रामाज में सास बहू और इश्क मोहब्बत इस तरह की चीज़ें चल रही होती, लेकिन इस तरह की एक्शन पैक्ट और इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं लेके आ रहा इन अ वेब सीरीज़। तो मैं चाह रहा था कि यार इसको भी हम ज़रूर आगे लेके आएँ। अच्छा, वाशमा से इस फिल्म की अगर स्टोरी जानना चाहें, वाशमा बताइएगा, आपने इनके साथ वेब सीरीज़ में काम किया है, तो आपका भी गालिबन डेब्यू ही है, और क्या कहना चाहेंगी ये फिल्म, ये जो वेब सीरीज़ है वो लोगों को कितनी हद तक मुतासर करेगी? हमें ऑब्वियसली ट्रेलर से ही ये पता चल गया है कि लोगों को कितनी अच्छी लग रही है और लोग कब से इसका वेट कर रहे थे। आई वाज सो ग्लैड टू सी द कमेंट्स कि हर बंदे ने यही लिखा हुआ था कि यार बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में पहली बार है और लोगों को इससे सीखना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हमें तो ऑलरेडी पता चल रहा है कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वेब पे हमें वो क्रिएटिव फ्रीडम मिली है जो हम किसी भी और प्लेटफॉर्म पर अगर जाते तो शायद हमें नहीं मिल पाती, या लोगों तक वो चीज़ रीचेबल नहीं होती, क्योंकि पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट। ठीक है, वो और चीज़ों के लिए इतना पे कर रहे होते हैं कि अगर उनको हमने एंटरटेनमेंट के लिए भी उनसे पे करवाना है तो दैट्स अ बैड थिंग। हालांकि वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन दिस, तो आई होप कि सबको ये अच्छी लगे और हमें और अच्छा रिस्पॉन्स आए। जेबें खाली हो गई हैं, बाकी हम थोड़ी सपोर्ट चाहिए है कि तुसी पसंद करोगे तो असी फिर अगे भी इन्हों बढ़ा सकते हैं। यकीनन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर सिनेमाज में लोग पैसे देकर फिल्में देखते हैं। लोग इस फिल्म को, इस वेब सीरीज़ को ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकेंगे, और इस वेब सीरीज़ की जो पहली किस्त है वो 24 को रिलीज़ होगी, 24 मार्च को, और ये टोटल 6 किस्तों पर मबनी है। जी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं ये लोग अपनी फिल्म को लेके, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ज़रूर। तलहा, मैंने आपसे एक सवाल किया था ट्रेलर से पहले। फाइन, द ट्रेलर इज अमेजिंग, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ द पिक्चर इज रियली नाइस, कैमरास भी अच्छे यूज़ किए हैं, वाजे हो गया है कि अच्छा सामान यूज़ किया है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। आपने पूछा था IPP प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आने में अभी बहुत वक्त दरकार है, क्योंकि कंटेंट की कमी है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कंटेंट बनाने के बाद लोग वेट करते हैं कि यार नेटफ्लिक्स खरीद ले, इंडिया का कोई Z5 खरीद ले। इसी तरह दिलचस्प इश्यूज पर डिस्कशन भी जारी रहेगी। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, लेकिन अब वक्त हुआ है तमाम। जी मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे, देखना मत भूलिएगा, दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच। और फिर OIC पे वापस रहते हैं, दुनिया बोल है, बड़ा ही अहम दिन। आजकल सबकी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया
दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।